में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बड़ौदा से विधायक इंदु राज नरवाल, जिसको भल्लू के नाम से लोग जानते हैं। इनको देखते ही एक बात सार्वजनिक तौर पे कहते हुए हमें खुशी हो रही है कि राजनीतिक लोगों को बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन निष्ठावान लोगों की इनको तलाश होती है। और नरवाल साहब की यही एक पहचान है कि वे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की बात करें, चौधरी रणवीर सिंह की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, तीनों के अजीज हैं, विश्वस्त हैं। और उन्होंने बाई इलेक्शन में चुनाव जीत के इन 3 सालों में ये साबित कर दिया है कि वे सामाजिक तौर पे भी, प्रशासनिक तौर पे भी परफॉर्म करते आ रहे हैं, अपने आप को साबित करते आ रहे हैं। बहुत दिन बाद इनसे मिलने का मौका मिला। आज इनसे कुछ राजनीतिक बातें भी करेंगे, कुछ निजी बातें भी करेंगे। विधायक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दक्ष दर्पण के सभी जो दर्शक देखने वाले हैं, सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ कर आता है। विधायक जी, आपने विधायक बनने के बाद बड़ौदा को लेकर जो प्राथमिकताएं दिमाग में रखी थी, लोगों के सामने वायदे किए थे, यकीन दिलाया था, उनको अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो क्या समझते हैं कि ये सब कुछ संतुष्टि की स्थिति में है? देखिए वर्मा जी, आपने हल्का बड़ौदा की वायदों की बात करी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हमने कोई वादा नहीं किया था। हमने एक ही वादा किया था, भाई हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी की विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम करूँगा। और आपकी लड़ाई, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, अगर कहीं भी लड़नी पड़ेगी तो मैं वो लड़ने का काम करूँगा। और मेरे नेता जो हरियाणा प्रदेश के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, और मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे भगवान के स्वरूप भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने भी एक बात कही थी कि भाई हल्का बड़ौदा अगर हमने ये सीट जिता के देती है, हल्का बड़ौदा में विश्वास करता है, तो हम हल्का बड़ौदा के खरे उतरने का काम करेंगे। रही वायदों की बात, मैंने असंतुष्ट हूँ। वायदे किए थे इस बीजेपी की और जेजेपी की जो ठगबंधन की सरकार है, जिन्होंने जब उपचुनाव हुआ, आपने देखा बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, संगठन के अध्यक्ष और इस हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल खट्टर जी भी बड़ौदा हल्का में गए। उन्होंने काफ़ी लंबे समय से वहाँ डेरा डाले हुआ था। पूरी, अगर मैं कहूँ, पूरी कैबिनेट गोवाड़ा में रहती थी और बड़ौदा हल्का का उन्होंने फोकस बना रखा था। और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी बड़ी वादे किए। आप चाहे किसी मंत्री की बात लो, मुख्यमंत्री जी की बात लो, कहीं इनका अध्यक्ष का बीजेपी का उनकी बात करो, कहीं जेजेपी का कोई मुख्यमंत्री का, उन्होंने बड़े बात करी हल्का बड़ौदा में। उन्होंने कहा कि हम हल्का बड़ौदा को जनता जो बुटाड़ा कॉलेज है, हम उसको यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की उन्होंने। हल्का बड़ौदा में 2 महिला कॉलेज बनाने की घोषणा की, बड़ौदा में और खानपुर में। और उन्होंने घोषणा की कि हम IMT बनाएंगे हल्का बड़ौदा में, वो घोषणा की। इन्होंने कहा हम बड़ौदा हल्के में राइस मिल लगाएंगे। इन्होंने मुख्य तौर से 5 बड़ी घोषणा की, जो इन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया। वो आज इस बात का सत्य का प्रतीक है कि ये झूठी है। और उन्होंने जो चुनावी बातें करी थी उसमें ये सच्चाई नहीं थी, ये बहकाने का काम कर रहे थे। और आपने देखा, जब से मैं हल्का बड़ौदा के 36 बिरादरी ने हल्का बड़ौदा का विधायक बनाया हूँ, जब भी जितनी बार विधानसभा के सत्र हुए, चाहे वो बजट सत्र हुआ, चाहे वो और कोई भी स्तर हुआ, तो मैंने हल्का बड़ौदा की पुरजोर तरीके से मैंने मांग उठाई। और मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, देखो 90 विधायक हैं, 90 विधायक में से केवल एक विधायक होगा हल्का बड़ौदा का, इंदु राज नरवाल, जो कभी भी नई मांग नहीं रखता। ना मेरी कोई नई मांग है, ना कोई मेरी बात है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो बीजेपी और जेजेपी के लोग वहां जाकर मुख्यमंत्री मंत्री घोषणा करके आए थे, उन्हीं की बात, उन्होंने जो घोषणा किया आप उन्हें पूरी कर दो।
उसमें जो है ना सड़कें वड़कें तो उन्होंने चुनाव के दौरान ही बना दी थी जी। उसके अलावा भी कुछ आगे कुछ काम हुए? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हल्का बड़ौदा में बिल्कुल ठप है। कोई विकास की बात नहीं हो रही, कोई सड़क नहीं बन रही। आपने देखा जो सड़क जहां तक रहेगी उससे आगे वहीं की वहीं पड़ी है। विधायक जी, आपका गांव समेत जैसे रिंडाना, धनाना, कथुरा, 3-4 गांव जो नरवाड़ों के गांव हैं, वहाँ कबड्डी के खिलाड़ी मतलब अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, रहे हैं। वो एक नर्सरी है उस इलाके में। तो उस संदर्भ में भी आपने विधानसभा में शिक्षा मंत्री को कोई सवाल उठाया था, कोई शेड वेड का, वो क्या क्या मामला था? वो था खेल मंत्री को। बड़ा अच्छा सवाल किया वर्मा जी आपने। देखिए, आप वही वादे की बात आ गई। 2018 में इलेक्शन से पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा का दौरा किया था, हर हल्का का, और उनका नाम रखा था विकास, मान जैसे हल्का बड़ौदा विकास रैली। और वो रैली 2018 में बड़ौदा गांव में की थी जी। और वहां जब रैली की गई तो इन बातों को देखते हुए हरियाणा में भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए कबड्डी के, आज भी है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा अगर कबड्डी का कोई स्टार है वो भी आज हरियाणा से आए। प्रदीप नरवाल जी को डुबकी किंग के नाम से जाना जाता है। बड़ौदा कथुरा में भी कबड्डी के खिलाड़ी, बड़ौदा में कुश्ती है। अगर कबड्डी और कुश्ती का कहीं अब मैं हब कहूँ तो वो हल्का बड़ौदा है जी जी। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ौदा गांव में घोषणा की थी कि हम कबड्डी के लिए रेनाड़ा में बारोराम स्टेडियम में मल्टीपर्पज हॉल बनाएंगे। जी जी। जो जरूरत थी, आप अपनी एकेडमी भी मुझे लगता है चलाते थे खुद भी? हाँ, नहीं, मेरी एकेडमी प्राइवेट है, मैं भी चलाता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था बारोराम स्टेडियम हमारे बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उसके नाम पे बनाया, उनका सर्वगास हो गया था। दुर्भाग्य इस प्रदेश का, हल्का बड़ौदा का। आप देखो, बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी की जबान ऐसी होती है जो कह दिया सो हो गया जी। आज तक गांव मेरे नाना में जो मल्टीपर्पज की घोषणा करी थी वो आज तक नहीं बढ़िया जी। और अब बड़ी बात है, अभी 2 महीने पहले सत्र था विधानसभा का, उसमें हमारे जो खेल मंत्री है संदीप जी, उन्होंने लिखित जवाब दिया विधायक सुरेंद्र पवार जी सोनीपत से। उन्होंने सवाल लगाया था खेल का, तो उन्होंने उसमें 2 नंबर पे डाल रखा था कि हमने सोनीपत में रिनाड़ा गांव में 933 लाख रुपए दिए और वहाँ मल्टीपर्पज हॉल बनने जा रहा है, शुरू हो रहा है और काम शुरू है। लेकिन झूठ है, वो मैंने मौके पर पकड़ा। खेल मंत्री जी को हमने तुरंत रोका और फिर खेल मंत्री जी ने जब मैंने रोका और उन्होंने बताया तो खेल मंत्री जी ने कहा कि हम अगले महीने उसका काम शुरू करा देंगे और बजट देने का काम करेंगे। आपने कहा ना मुख्यमंत्री जो है ना वो हल्के वाइज जा रहे थे, तो नरवाल साहब क्या लगता है कि इस बार भी मुख्यमंत्री जाएंगे? नहीं है, मेरे को नहीं लगता मुख्यमंत्री जी अब की बार हरियाणा प्रदेश के हर हल्का दौरा करेंगे। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मुख्यमंत्री जी और बीजेपी जेजेपी के जो मंत्री विधायक हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, वो घबराए हुए, डरे हुए और वो डरे। उन्होंने देखा गोवाना जो रैली थी होनी थी और उसमें अमित शाह हमारे जो गृह मंत्री माननीय वो आने थे और वहां देखा अपने सारी हरियाणा प्रदेश की देश की मीडिया देखा, वहां देखा वो 500-700 आदमी थे और एन मौके पे उन्होंने एक बहाना बनाया, अगर अमित शाह जी नहीं आ रहे, बहाना बना के बरसात हो रही है और बरसात के कारण हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान होने के लिए इनकार कर दिया गया। देखिए, पूरा देश देख रहा था, आप भी देख रहे थे, वहां कोई बरसात नहीं हो रही थी। अगर हम बरसात की बात करें, ये तो बरसात की मैंने उसी दिन अगले दिन साथी थे आप गोवाना से पत्रकार साथी, उन्होंने पूछा था मेरे में सवाल, मैंने कहा था भाई राम कोई बरसात नहीं थी ना कोई वो था, राम रो रहा था, राम रो रहा था। ऐसा दुर्भाग्य है इस हरियाणा प्रदेश का, ऐसी ऐसी सरकार, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, ऐसी सरकार बन गई है और जो उन्होंने बहाना बढ़ा। आज भी संयोग से आज भी उनकी रैली है, वो है मधुबन में। उसके पीछे क्या कारण लग रहा है? देखिए, उसके पीछे बड़ा कारण है कि गोवाना में रैली फ्लॉप होगी या उन्होंने प्रशासन पर डाल दिया। आगे वो जो गोवाना की वो भूड थी उसको ही बदशाही में लागे और वो प्रशासन को जिम्मेवारी लगा दी मधुबन अकेडमी में रैली करने की। पता आपने सारे अधिकारी डीजी, आईजी, डीजीआईजी, आईएएस सब ने जोर लगा रखा है वहाँ सरकारी, मतलब इनको लग गया कि भाई ये दूसरा तरीका है लोगों की भीड़ दिखाने का। वो भीड़ दिखाने का इन तरीका अपना, बस हम सरकारी मुलाजिम वो
पुलिस के हाँ, अधिकारी ये दूसरे सिपाही तरीके को अपना ले। दूसरा तरीका अपनाया। जी, जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ जी। देखो आप इन्होंने बुला लिया हाँ जी। प्रशासन के लोग। आज अगर हम कर्मचारी की भी बात करेंगे वो पूरा नाराज है, जी। लेकिन उनकी मजबूरी है, सरकार के साथ उन्हें रहना पड़ता है। जी, जी। सरकारी कर्मचारी अधिकारी कोई बड़ा अफसर भी मैंने ये सोचा, मैंने समझा है और देखा भी है कि पूरे प्रदेश का कर्मचारी, व्यापारी, छोटा दुकानदार, किसान, मजदूर, कोई वर्ग इनसे खुश नहीं है। उनकी मजबूरी, उन्हें बैठना पड़ेगा आज वहाँ। जी। नरवाल साहब, आप पिछले दिनों अमित शाह जी से मिले दिल्ली जाके, जो आपकी डिमांड्स थी उस संदर्भ में क्या स्थिति है? आप संतुष्ट हैं जो कुछ उन्होंने कहा? देखिए, मैं इसलिए संतुष्ट हूँ कि मैंने गृह मंत्री नहीं, हमारे जो रोड के मंत्री नितिन गडकरी जी, हाँ जी। तो उनसे मैं मिला था। अच्छा जी। तो उनसे मिला था। मेरे हल्का बड़ौदा से 44 किलोमीटर बड़ौदा हल्का को चीरता हुआ लेकर गया जम्मू कटरा रोड। जी, जी। बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है, जहाँ जहाँ एक्सप्रेस हाईवे आते हैं वहाँ विकास होता है, लेकिन मेरे लड़के को उसमें कोई फायदा नहीं मिला। ठीक है। 44 किलोमीटर निकल गया। मैंने एक सवा साल पहले विधानसभा में भी सवाल उठाया था, ठीक है जी। लगा था, मुद्दा भी उठाया। यहाँ संतुष्ट नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं मिला मेरे को। मैंने फिर नितिन गडकरी जी को कई बार चिट्ठी लिखी, मेल किया। मैं 1.5 साल सवा साल से इस पर लग रहा था। फिर 10 दिन पहले मेरे पास नितिन गडकरी जी के ऑफिस से फोन आया, अगर जी आप मिल सकते हो, बड़ा लंबा टाइम हो गया था, मैं बड़ा इंतजार कर रहा था हूँ। मैं बुलाया, मैं गया गडकरी जी से मिला। मैंने बताया जी मैं पूरा ग्रामीण हल्का है जी। और वहाँ कोई विकास नहीं, गोवाना कस्बा भी शहर भी वहाँ हमारा लगता है जी। आप हमें वहाँ सर्विस रोड दे दो, आप एग्जिट नहीं दे सकते दो। जी, जी। तो मंत्री जी ने मेरे से यस किया हाँ जी। और मैंने विश्वास भी है जी। कि नितिन गडकरी जी का स्वाभाविक है, अच्छा है। अब वो मेरे को शायद वो सर्विस रोड की हाँ रही है जी। और वो निकलेगा तो हमारे इलाका का विकास होगा, इसलिए मिला। नरवाल साहब, क्योंकि आप पहली बार एमएलए बने और बाई इलेक्शन से आए, तो विधानसभा में लोग देखते हैं आप ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वहाँ सीखने और जानने की का एक मौका मिला है। क्या अब भी आप ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें जानने की और ज़रूरत है, या मैं पिछड़ गया हूँ, या मुझे जो है ना कुछ अनुभव की ज़रूरत है? देखिए, पिछड़ा नहीं। हाँ जी। जब से मैं विधानसभा में बहुत कुछ सीखने को मिला, जी। बहुत कुछ मैंने सीखा भी है। ठीक है। और लंबी उम्र हो जाती है, आदमी सीखता ही रहता है। ठीक है जी। सीखना भी चाहिए। जी, जी। कोई छोटा बच्चा भी अगर कोई बात कहे उससे भी सीख लेनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ तो बहुत जो हरियाणा प्रदेश के 90 लोग बैठे हैं, जो चुने हुए व्यक्ति हैं, बड़ी सीखने को मिला। आदि बड़े बड़े IAS IPS अधिकारियों से मिलते, बहुत कुछ सीखा है और सीखता रहूँगा जी। और आपने देखा, मैं हल्का बड़ौदा की पुरजोर मांग उठाता हूँ जी। और पूरा हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी इस बात से बड़ी खुश है मेरे से, अगर वह हमारा विधायक विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाता है। देखो जी, जनसंपर्क जनप्रतिनिधि के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए अपने हलके में क्या प्रोग्राम तय किए हैं कि लोग आपसे मिलें या आप उनसे जाके मिलें? क्या उसके लिए कोई किस तरह का प्रोग्राम आपने तय किया है? देखिए, मैं प्रोग्राम जब से मैंने इलेक्शन लड़ा मास तक उस इलेक्शन की तरह ही चल रहा हूँ। मैं 2 दिन तो चंडीगढ़ लग जाते हैं। अगर कभी बाई बाहर भी जाना पड़ेगा वो एक अलग बात है, नहीं तो मैं रूटीन में पूरे अपने हल्के के गाँव में रहता हूँ, दुख में सुख में। और फिर एक दिन सोमवार को मैंने ऑफिस में भी टाइम फिक्स कर रखा है, भाई अगर कोई नहीं मिल पाया तो उस दिन 2-3 घंटे में ऑफिस में बैठता हूँ। और मैं तो रूटीन में लोगों के बीच में रहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा वर्मा जी, मैं कभी भी अपने हल्का बड़ौदा के किसी भी गांव में विधायक बन के नहीं जाता। मैं उस हल्के का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ, मैं कोई मेरा रिश्तेदार है, मैं उसी तौर तरीके से जाता हूँ। मैं कभी विधायक बन कर नहीं जाता। और लोगों के वहाँ जो भी समस्या होती है, मौके पर किसी अधिकारी को फोन करना है, और कोई मेरे बस की कोई बात है, कोई गली की बात है, कोई और बात है, अगर मेरे कोई बस का वहाँ पर लेता हूँ। अगर मेरे वो बस का नहीं है वो काम, मैं तुरंत मना कर देता हूँ और लोग इस बात से संतुष्ट हैं। नरवाल साहब, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना की एक पब्लिक मीटिंग में ये कहा था कि तुम कहोगे तो मैं गोहाना से चुनाव भी लड़ लूँगा, और इस बात के बाद से पूरे सोनीपत जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में कुछ लोग इस तरह की बात चला देते हैं कि आने वाले टाइम पे ना दीपेंद्र जी बड़ौदा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बात आप तक भी जाती होगी, तो आप उस बात को किस दृष्टिकोण से, किस तरीके से सोचते हैं, या उसका कोई जवाब होता है तो क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो बड़ा सौभाग्य
मानूंगा इस हल्के को, बड़ौदा हल्के को, और आप बड़े आपको भी। जी अगर मेरे भगवान स्वरूप मेरे भाई अब बहुत आदरणीय है दीपेंद्र हुड्डा जी बड़ौदा हल्का से इलेक्शन लड़े, तो मैं सौभाग्य है मेरा भी और बड़ौदा हल्का का भी, मैं तो स्वागत करूंगा। जी और जब भी कोई आदेश देगा आएगा तो मैं तैयार हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में एक आम राय है कि वो अपने और चौधरी रणबीर सिंह के टाइम के जो परिवार हैं उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी वॉच करके चलते हैं। आपके पिताजी का और चौधरी रणबीर सिंह की उठ बैठ सारा देश जानता है। तो आप पॉलिटिक्स में इस कारण आए कि उस परिवार के साथ आपके ताल्लुक थे, या स्वाभाविक था आप चुनाव में यानी राजनीति में आए, या समाज सेवा में आए, या जो है पंचायती राज व्यवस्था से आपने शुरुआत की? देखिए स्वाभाविक था जी हमारे दोनों परिवारों के बड़े अच्छे संबंध थे, मेरे बाबूजी दादा रणबीर हुड्डा जी के जी पुराने हमारा पारिवारिक संबंध है, जी इस बात में कोई शक नहीं। जी लेकिन मैंने जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की नीति थी 10 साल जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उससे पहले भी जब वो कंडेला कांड हुआ, किसानों को गोली मारने का काम किया, जब उस पर पद यात्रा भी की, पद यात्रा भी की, तो मैं ज्यादा उम्र नहीं थी, मैं मेरे बाबूजी को मोटरसाइकिल में बिठाता था रेना से, और मेरा बड़ा दिल लगता था। मैं हुड्डा साहब डीसी कार्यालय आगे सोनीपत जींद में धरना दे आकर बैठते धरने पे, मैं रूटीन में बहुत बार गया वहाँ। सुबह जाता मेरे बाबूजी को लेकर, शाम को वापिस आता। मेरा दिली लगाव था कि मैं समाज की सेवा करूँ। मेरा छोटा था जब से मेरी धारणा थी जी, और उसमें मैं जिला परिषद का मेंबर भी रहा, और मैंने लोगों की जो सेवा बन पाई मैंने वो भरपूर की। उससे पहले मैं खेल के प्रति भी बड़ा था। मैं गांव रेनाड़ा में बहुत बार मैंने बहुत बड़े बड़े चाहे राज्य स्तरीय खेल हो, चाहे वो पंचायती टूर्नामेंट हो, बहुत काम मैंने खेल भी कराई। और गांव में मैंने बहुत भी कहा, जब मैं कुछ भी नहीं था तो बड़ा लगाव होता था। किसी को तालाब को खुदवाना, कोई नाला बनवाना, पंचायत के पीछे पीछे लग के हमारी अपनी युवा की कमेटी बना लेता था। बड़ा काम करने में मैं रोचक था, मेरे को शांति मिलती थी कि मैं गांव में काम करें। जी, बड़ौदा हल्के में फ्लड अफेक्टेड एरिया भी है, उसको लेके हर बार जब बरसात होती है तो किसानों की समस्या बढ़ जाती है, आम आदमी की दिक्कतें हो जाती हैं। अब एमएलए बनने के बाद अब 2-2.5 साल में उस पर क्या किस तरह का काम हुआ है, कितना लोगों को रिलीफ मिला है? देखिए मैंने बहुत काम करा जी। मैं जब विधानसभा में आया तो पटिशन कमेटी होती है विधानसभा की, मैंने उसमें लगाया केस, तो पटिशन कमेटी ने दौरा किया हल्का बड़ौदा का बरसात के मौसम में जी। पटिशन कमेटी से मेरे को बहुत बड़ा फायदा मिला। उस कमेटी ने जो मैंने कहा वो मौके पे देख कर रिकमेंड करी, और जो प्रोजेक्ट थे चाहे वो बनवासा था, कड़पा था, रेनाड़ा था, धनाड़ा था, उसमें मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले जाने का काम किया, और बड़ा अच्छा युद्ध क्षेत्र पर वो काम हुआ, और बाढ़ मुक्त भी कराने का काम किया। और जब भी बरसात होती है, मतलब किसान का बेटा हूँ, आज भी खेती करता हूँ, और जब भी बरसात में किसी भी गांव में किसी भी खेत में पानी भरता है तो आपने देखा मैं मौके पे जाता हूँ खेत में, वहाँ पर अधिकारियों को भी बुलाता हूँ, चाहे वो इरिगेशन एक्शन हो, SDO, JE, पब्लिक हो, और मैकेनिक वाले हो, सबको साथ लेकर मैं पूरे इलाके के सभी गांव का दौरा करता हूँ, मौके पे देखता हूँ, मौके पे एजेंडा बनवाने का काम करता हूँ। और फिर मैंने यहाँ चंडीगढ़ जो एक हमारी इरिगेशन की जो SCS हैं अधिकारी हैं, उनसे मिलके मैंने अब की बार भी 14 गांव के एजेंडे पास कराए, जो कि 40 करोड़ के लगभग है, पीछे भी 100 करोड़ से ऊपर मंजूर कराए। तो मेरे को ये अनुमान है कि मैं बाढ़ मुक्त करने में सफल रहूंगा। और इस काम में मेरे को चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी का बड़ा सहयोग मिला। कि जिस भी अधिकारी के पास अगर कोई फाइल अटकती तो मैं फोन कराता, तो तुरंत फोन करते, फिर मैं मिलता तो मेरा काम हुआ, और जो उसमें सक्सेस हुआ। अगर हम बड़ौदा और गोहाना हल्के को कंपेयर करें जी, तो बड़ौदा जो है उसमें कोई कस्बा भी नहीं है। बेशक गोहाना में काफ़ी काम हुए नज़र आते हैं, बड़ौदा इस मामले में पिछड़ा नज़र आता है। तो आपका हल्का जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कलोई हल्के के साथ उसकी सीमा लगती है। हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी आपकी हर बात पे गौर करते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं। तो कभी इस संदर्भ में बात हुई कि भाई हम पिछड़ रहे हैं इस मामले में, गोहाना से पीछे हैं, भाई क्या और किया जाना चाहिए, इस पर कभी चर्चा हुई है? बिल्कुल चर्चा हुई है जी। हुड्डा साहब बड़े चिंतित हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी भी बड़े चिंतित हैं। मैं पिछली बार चलो हम काम नहीं कर पाए बड़ौदा हल्का में, लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हाँ जी, हुड्डा साहब की सरकार बनेगी 2024 में जी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के जी जी,
रोजगार में, विकास में, और कोई भी अगर किसी तरह की बात करेंगे तो पूरा हल्का बड़ौदा एक नंबर पर, पूरा हरियाणा प्रदेश तो एक नंबर बनाएंगे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। चाहे वो कोई भी विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, लेकिन सबसे नंबर 1 बनाएंगे वो हल्का बड़ौदा होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हल्का बड़ौदा का जो पिछड़ापन है उसको मैं दूर कराने का काम करूंगा, और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ये काम करेंगे, ये मेरे को भी विश्वास है, हल्का बड़ौदा को भी विश्वास है। हल्का बड़ौदा को तो आप देखो इतना बड़ा विश्वास है कि 4 साल सरकार के बाकी थे, हुड्डा साहब का एक छोटा सा वर्कर ने को टिकट दी हुड्डा साहब ने, और उनको फूल चढ़ाने का काम किया, विधायक बना। और पूरा हल्का बड़ौदा को भी मैं कहना चाहूँगा कि 1-1.5 साल बच गया है, हल्का बड़ौदा का किसी भी बात में पीछे नहीं रहने दूंगा। विकास में, रोजगार में नंबर 1 अगर कोई हल्का होगा तो वो बड़ौदा हल्का होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के दूसरे नेता, और शायद आप भी सहमत होंगे इस बात से, कि बार बार एक बात उठाते हैं कि इस सरकार ने राज्य पे, प्रदेश पे कर्ज बढ़ा दिया, और काफ़ी ज़्यादा ये जो ना फजूल खर्ची ज़्यादा करते हैं, और मतलब कर्ज लेने से डरते नहीं। तो इस बात को आप पब्लिक में, लोगों में आप भी उठाते हो जी? बिल्कुल पब्लिक में बताते हैं हम। मैं जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने 2014 में सत्ता छोड़ी तो 172 करोड़, कुल 72 करोड़ कितना कर्ज था, 72-74 हजार करोड़। तो अब तो वो 4 गुना हो गया, अब तो 3 करोड़ के लगभग है, 3 लाख करोड़ के लगभग है। और आप देखो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा प्रदेश में नहीं, कोई एम्स बनया हो, कोई पीजीआई बनया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई बिजली का पावर प्लांट लगाया हो। वो हुड्डा साहब ने विधानसभा में लड़ा लड़ी, खूब कहते हैं, हल्के के हर गांव में बात चलती रहती है। आज तो राजनीतिक बात छावी चले जाते हैं, राजनीतिक बात तो स्वाभाविक उठती है और लोगों में बताने का काम करते हैं। और वो कहते हैं ना हुड्डा साहब, मेरे तो घी पीवे और बूढ़ा खाओ पीवे और गटार जाए, उस खर्चा बेफजूली तरह खर्चा है, उस पैसे का कोई हिसाब किताब ही नहीं। तो इस सरकार की जो काम करने का तरीका है जी, अब 2024 का चुनाव आने लग रहा है, जिसको बीजेपी मिशन 2024 के तौर पे मतलब सार्वजनिक तौर पे लेके चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा के चुनाव में इनकी स्थिति पहले की तरह, ये 10 की 10 सीटों पे जो क्लेम कर रहे हैं भाई हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या संख्या रह सकती है? नहीं, इन्होंने जो लोकसभा की बात की आपने 10 सीट होगा, हाँ जी, ये सही कह रहे हैं, 10 की 10 सीट जीतेंगे नहीं हारेंगे। ये तो विपरीत होता है इनका, जो भी बात करते हैं, जैसे वाद्य किए तो उनको विपरीत काम करते हैं। एक भी लोकसभा की सीट ये नहीं जीतेंगे, और पूरी की पूरी 10 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जो हमारे सोनीपत के एमपी हैं जी, अगर बड़ौदा के काम और बड़ौदा के दृष्टिकोण से देखें तो आप उनको किस तरह से देखते हैं? रमेश कौशिक की जो परफॉर्मेंस है बड़ौदा हल्के के कामों को लेकर, वो कैसी है? कैसी नहीं, नेगेटिव है जी। आप अगर वो कहा था ना, मैं 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर दे दिया और उसमें क्या नंबर दे तो माइनस है जी। आप देखो काम की छोड़ दो आप जी। रमेश कौशिक जी तो कभी दिखाई नहीं देते हल्का बड़ौदा में, किसी दुख में, सुख में, शादी समारोह में कहीं तो हो जी। कोई विकास नहीं किया, कोई एक रुपया भी ग्रांट अगर रमेश कौशिक जी ने तो शपथ पत्र जारी करने का किया। रमेश कौशिक जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पिछली पार्टी में तो नजर आए जी। देखिए वो तो पारिवारिक मामले हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के उनके संबंध है, अच्छे संबंध, वो एक अलग बात है जी जी। आपने किया विकास की बात जी, विकास में माइनस है जी जी, कोई काम नहीं किया जी जी, कोई विकास नहीं किया। एक गली का नाम बता दो जी जी, अगर मैंने हल्का बड़ौदा के फलाना काम में गली बनवा दी अपनी ग्रांट से। वो जो हैं वो बार बार एक बात कहते हैं कि मैंने इतने 100 करोड़ के काम करा दिए, खास तौर पर वो रोड्स को लेके जितने अब जो काम चल रहे हैं उनको वो कहते हैं ये मेरी उपलब्धि है। नहीं, कौन सी उपलब्धि, कौन सा रोड निकलवा दिया? 1 रोड का नाम बताओ। वो अगर हम वो ग्रीन हाईवे वगैरह जो भी है, हाँ ये ग्रीन हाईवे जो पहले से मंजूर है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की, और ये सही मेहनत कहूँ तो दीपेंद्र हुड्डा जी की है जी। और बड़ा दुर्भाग्य है हमारा जो सोनीपत जिले का, मान लो हरियाणा प्रदेश का, एक आपने देखा हुआ यूपी से होता है सापला गड्डी और सीधा वो रोड निकला। हमारे जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने तो लेटर लिख दिया नितिन गडकरी जी को कि हम इस रोड की कोई जरूरत नहीं है, आप ये रोड ना बनाएं। और वो चिट्ठी दीपेंद्र हुड्डा जी ने सार्वजनिक की। दीपेंद्र हुड्डा जी फिर नितिन गडकरी जी से मिले, और जब नितिन गडकरी जी से कहा
कि हमने इसकी रोड की जरूरत है जी, आप इसको बढ़ाएं। मतलब धन्यवाद करूँ नितिन गडकरी जी का कि मुख्यमंत्री जी की ना मान के और सांसद हमारे जो लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, उनकी माननी, उनको फूल चढ़ाया और वो रोड बनाया। वो भी पहले पास था, सारे रोड मंजूर थे पहले की। अच्छा विधायक जी, ये जो परिवार पहचान पत्र है, इसको लेके भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ये गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग जो हैं उनके नाम कट गए हैं। इसको लेके आम आदमी पार्टी और दूसरे जो विपक्ष के दल हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं। तो कांग्रेस ने इस पे आगे कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि वो लोगों के लिए कोई उसमें राहत प्रदान हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल बनाया वर्मा जी। हमने जो ये इन पहचान पत्र जो ये बात रखी, इनमें बहुत 12.5 लाख करीब लोगों को पीले कार्ड काटने का काम किया। ये कोई वो नहीं है, ये तो सिर्फ किसी का पीला कार्ड काटना हो, किसी की बुढ़ापा पेंशन काटनी हो, वो कार्ड है ये। और रही बात आपने, हमने अभी विधानसभा बजट शुरू होगा, इसमें हमने अर्जेंटमेंट मोशन लेके आए हैं इसके खिलाफ। अगर आपने ऐसा क्यों किया, क्यों पीले कार्ड काटे, क्यों बुढ़ापा पेंशन काटे, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा में। एक सवाल लोग सारे हरियाणा से जानना चाहते हैं कि रोहतक से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद लड़ेंगे या दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे या कोई तीसरा आदमी आ सकता है? लोग जानना चाहते हैं जी, आपकी नज़र में क्या हो सकता है? देखिए मेरी नज़र में तो हमारे सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा जी इलेक्शन लड़ेंगे। जी जी। वो क्यों नहीं लड़ेंगे, रोहतक से लड़ेंगे। जी जी। और बाकी तो हुड्डा साहब बताओ या दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं, लेकिन मेरे को जो लग रहा है दीपेंद्र हुड्डा जी लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे रोहतक से। क्यों नहीं लड़ेंगे, उनका क्षेत्र है, वो वहाँ से 3 बार सांसद रहे हैं लगातार और बहुत बड़े मार्जिन से जीतते हैं। इधर पीछे बीजेपी ने जो एक बिल्कुल तानाशाह ये अपनाई, आपने देखा कि सुबह 3 बजे रिजल्ट आउट होया, ये तो जानबूझ के धक्काशाही से राय गए और उसका बदला लेने के लिए पूरा लोकसभा इंतजार कर रहा है कि कब लोकसभा का इलेक्शन आए और हम फिर इस भारत देश की बीजेपी की जो पार्टी है, सरकार, इनको बताने का काम करें कि हमारा लोकप्रिय सांसद अगर कोई है तो दीपेंद्र हुड्डा जी है। पिछले साल भी दीपेंद्र हुड्डा को जिता था, अब की बार बहुत बड़े बहुमत से जिताने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जी कि लोग आमतौर पर ये मान के चल रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी, ये कभी बीजेपी सीनियर पार्टनर होती थी, ये लोकदल जूनियर पार्टनर, आज वो बीजेपी सीनियर पार्टनर है, लोकदल का हो या जेजेपी हो, वो उनका जूनियर पार्टनर है। और ये अगर चुनाव इकट्ठे लड़ते हैं तो ये माना जा रहा है कि बड़ौदा से जेजेपी का उम्मीदवार आ सकता है, यानी ये बड़ौदा सीट जो है वो जेजेपी के लिए छोड़ सकते हैं। तो आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, जेजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, आप कैसा महसूस करते हैं कि बीजेपी ज़्यादा सक्षम हो सकती थी या ज़्यादा जेजेपी जो है वो ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है बड़ौदा का? वर्मा जी, अगर बड़ौदा की आपने बात करी, दोनों पार्टी इनके पल्ले पूरे हरियाणा में कुछ नहीं रहेगा। बड़ौदा लकम तो है कुछ नहीं, चाहे जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो। ये तो मैं कहता हूँ बार बार, आप देखोगे जब भी ये देख ठगबंधन है, इन्हें कोई हरियाणा प्रदेश के हित के लिए गठजोड़ नहीं किया था। ये तो एक कहता मैं जमुना पार कहना हुआ, दोनों बन गए यार। और इन जो अपना इनका लोभ लालच की बात है, उसलिए ठगबंधन है इनका। इन हरियाणा प्रदेश के किसी भी हल्के से, किसी भी आम आदमी से, किसी व्यापारी से कुछ नहीं लेना देना। इनका जो गठबंधन है वो इनका राजनीतिक भी नहीं कहूँगा मैं, इनका जो है ना, इनका आपसी बस ठग बंधन है। इनको लूटने का काम किया, हरियाणा प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया। इन्हें तो अपने से मतलब है, वो नहीं है अगर कुछ का साथ है और अपना विकास है, वो है ये बीजेपी और जेजेपी। धन्यवाद जी, बहुत मेहरबानी। अब इंदुराज जी ने जो बातें की, इनके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक एमएलए के तौर पे परफॉर्म किया है और सामाजिक तौर पे भी ये लोगों के बीच में अपनी हाजिरी को जो है वो दर्शाते रहते हैं। इसके अलावा पार्टी के पिछले प्रोग्राम में जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, इनके काम को पूरी कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और सभी कांग्रेसजन ने इसलिए विशेष तौर पर अप्रिशिएट किया है कि इन्होंने अपना काम अपेक्षा से भी ज़्यादा किया, हर क्षेत्र में इन्होंने छाप छोड़ी। तो हम इंदुराज नरवाल के सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।
मोबाइल